नमस्ते बच्चों, मैं करण सिंह यादव और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन में अभी तक हमने सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ लिया था। हमने बात किए थे कि परबल जो बंध है, परबल बंध 4 प्रकार के हो रहे थे। 4 प्रकार के कौन कौन से थे? 4 प्रकार के, जिनमें एक तो सहसंयोजक बंध, एक उपसहसंयोजक बंध और एक धात्विक बंध, एक आयनिक बंध, दूसरा उपसहसंयोजक बंध, तीसरा धात्विक बंध और चौथा आयनिक बंध। ये 4 बंधों की हमने बात की थी, जिसमें से हमने 2 बंध पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। 2 कौन कौन से? सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंध हमने देख लिए। अब बात करेंगे हम धात्विक और आयनिक बंधों के बारे में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं धात्विक और आयनिक बंध के बारे में। सबसे पहले बात करें हम धात्विक बंध के बारे में। तो धात्विक बंध में मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और क्या सोचते हैं कि धातु के 2 परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? धात्विक बंध, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन रहता है। अब धातु क्या होती हैं? धातु के लिए हम कहते हैं कि धातु वे तत्व होते हैं जो आसानी से क्या करते हैं? धनायन बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर। अब इसका मतलब धातु में धनायन परमाणु होंगे और दोनों परमाणु अगर धनायन हैं तो उनके बीच में समान आवेश होने के कारण आकर्षण बल कैसे लग सकता है? तो इसका मतलब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो फिर ये जो धात्विक बंध की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा होता होगा? तो उसी को हम पढ़ते हैं आज धात्विक बंध के बारे में। धात्विक बंध की बात करें तो धातु की परिभाषा हमने क्या कही कि कोई भी तत्व अगर आसानी से धनायन बना पा रहा है तो वो धातु का एक गुण होता है। इसका मतलब धातु क्या होती है? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेती है? धनायन बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक धातु परमाणु ले रहे हैं M से, यानी कि मेटल, जो कि क्या करेगा? M+ बना लेगा, जिसके ऊपर धनायन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम N लिख रहे हैं और N इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। इसका मतलब किसी भी धातु की बात करें तो उसमें एक तो धातु आयन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 चीजें होती हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, धातु आयन पर धनावेश होता है, और इन्हीं धातु आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को क्या कह देते हैं हम? धात्विक बंध कह देते हैं। यानी कि किसी भी धातु की बात करें, धातु का परमाणु हमारे पास मान लेते हैं ये है, इसमें ये क्या है? ये कोष हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। मान लेते हैं कि पहले कोष में कंप्लीट है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तीसरे कोष में मान लेते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब तीसरा कोष कौन सा कोष हुआ? संयोजक कोष हुआ। संयोजी कोष मतलब सबसे बाहर वाला कोष। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद सिर्फ कितना पार्ट बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट बचेगा, ये अंदर वाला। तो इस पार्ट को कह देते हैं, जिसके अंदर नाभिक प्लस आंतरिक कोश रहते हैं या फिर आंतरिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको कह देते हैं कर्नेल। क्या कह देते हैं? कर्नेल या कर्नल। क्या कह देते हैं? नाभिक प्लस आंतरिक इलेक्ट्रॉन, जिसको हम अंत इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इनको कह देते हैं कर्नेल या कर्नल। और एक ये पार्ट है जिसमें सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है या फिर कह दे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं? मुक्त अवस्था में रहते हैं, फ्री रहते हैं।
अब ये जो कर्नल है, ये कर्नल क्या करेगा, ये कर्नल एक जालक का निर्माण करता है जिसकी एक निश्चित संरचना होती है, निश्चित ज्योमेट्री में ये व्यवस्थित होते हैं, और इन कर्नल्स के बीच में जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, उसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन फिक्स जगह पे नहीं बैठे रहेंगे, ये एक कर्नेल से, क्योंकि ये क्या है, लूजली बाउंडेड है, ज्यादा प्रबलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये ज्यादा प्रबलता से बंधे होते तो ये धातु परमाणु को छोड़कर ही नहीं जाते, तो इसका मतलब ये दुर्बलता से बंधे हुए हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहेंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं, ना कि स्थितिक अवस्था में। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, गतिशील इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और अब इस इलेक्ट्रॉन और ये कर्नल जो है, कर्नल पर आवेश कैसा आ रहा है, धनावेश आ रहा होगा। ओवरऑल इस पर आवेश कैसा है, धनावेश है। तो इस इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस धनावेश के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उसी को कह देते हैं हम, क्या कह देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कर्नेल, या कह दें धातु आयन, जो भी धनावेश होता है जिस पर, इनके बीच में क्या लगता है, इनके बीच में लगता है आकर्षण बल। कैसा बल लगता है बच्चों, आकर्षण बल। और आकर्षण बल को ही क्या कह रहे थे हम, आकर्षण बल को ही हम रासायनिक बंध कह रहे थे। और यही कौन सा बंध हो जाएगा, ये बंध हो जाएगा धात्विक बंध। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, धात्विक बंध बन जाएगा। अब इनको एक एक पॉइंट से समझते हैं। तो सबसे पहले धात्विक बंध यानी कि मेटेलिक बॉन्ड। धात्विक ठोस के अवयव कण धातु परमाणु होते हैं जो कि धात्विक बंधों द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। धात्विक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए लोरेंज नाम के साइंटिस्ट ने एक साधारण सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, या फिर कह दें इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल, सी मॉडल। समुद्र में जैसे लहरें उठती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, वैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बताया कि एक जगह से दूसरे जगह पर मूव होते रहते हैं। इसलिए इस मॉडल को कौन सा मॉडल कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। जैसे गैस के अणु एक जगह से दूसरे जगह पर भागते रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो है वो धातु में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, जिसी से धातु की जो चालकता हम बताते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम कह रहे हैं एक धातु परमाणु के दो भाग माने जा सकते हैं। कौन सा, एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो क्या रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। दूसरा शेष भाग, जिसमें क्या क्या आ गए, नाभिक और अंतःकोश यानी कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश को छोड़कर। और इसको क्या कह रहे हैं, इन दोनों को, शेष भाग जिसमें नाभिक और अंतःकोश है, उसको हम कह रहे हैं कर्नल। ठीक है बच्चों, अब ये कर्नल क्या करेंगे, धातु परमाणु के कर्नल जो हैं वो जालक स्थान जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उनको घेरे रहते हैं। जबकि जो कर्नल के बीच में स्थान होता है उसके अंदर क्या रहेंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन थे वो रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि धातु परमाणु या संयोजी इलेक्ट्रॉन न्यून आयनन ऊर्जा के कारण नाभिक से दृढ़ता से नहीं बंधे रहते हैं। क्यों, इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, न्यून होती है। न्यून कैसे होती है, आयनन ऊर्जा की हम क्या बात कर रहे थे, आयनन ऊर्जा थी कि किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन उसके गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कह रहे थे, आयनन ऊर्जा कह रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है धातु के लिए, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दृढ़ता से नहीं बंधे रहते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक कर्नल के प्रभाव क्षेत्र को छोड़कर दूसरे कर्नल के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि ये दृढ़ता से नहीं बंधे हुए हैं। अतः इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, गतिशील हो गए।
एक जगह पर स्थित नहीं होते हैं। कर्नल तथा गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बीच समकालिक आकर्षण, समकालिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही वहां पे है, लेकिन थोड़ी देर जितनी देर के लिए है उस धातु आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे धात्विक बंध हो गया। नेक्स्ट हम एक बंध पढ़ेंगे, आयनिक बंध। कौन सा बंध, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध समझने से पहले हम समझे आयनिक बंध कैसे बन रहा था। आयनिक बंध में हम कह रहे थे कि दो विपरीत आयन होंगे, उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, उसी को क्या कह रहे हैं, आयनिक बंध। जिसमें AB अगर कोई मॉलिक्यूल या अणु बन रहा है तो उसमें एक तो उसमें से धनायन होगा और एक उसमें ऋणायन होगा। ये विपरीत आवेश हैं, विपरीत आवेशों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और इस आकर्षण बल को ही क्या कह रहे हैं हम, इस आकर्षण बल को ही कह रहे हैं आयनिक बंध। क्या कह देते हैं बच्चों, आयनिक बंध। तो ऐसे क्या बन जाएगा, आयनिक बंध बन जाएगा। अब आयनिक बंध के लिए ये इजीली कैसे बनेगा, इजीली इसलिए बनेगा ये धनायन आसानी से बन जाए और ये ऋणायन आसानी से बन जाए। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, आयन अगर बन गए विपरीत आयन तो उनके मध्य आकर्षण बल लग जाएगा, जिसी को हम क्या कह देंगे, आयनिक बंध। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, A+ कैसे बनेगा बच्चों, A+ बनेगा, A से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा, A+ बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब A से A+ बनाने को ही हम क्या कह रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी उसको कह रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा, जिसको हम IE से रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरा B- कैसे बनेगा, B- बनेगा, B जो गैस या परमाणु है उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, B- बन जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन और B वाले परमाणु के बीच में अगर आकर्षण बल लगेगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, और उसी मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कह देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त हुई होगी उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और जब हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ा था तब हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि एनर्जी मुक्त ही होगी, ऊर्जा मुक्त ही हो, ऊर्जा अवशोषित भी हो सकती है अगर इलेक्ट्रॉन ऐड ना होना चाहे। लेकिन हम अगर आयनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं तो आयनिक यौगिक तभी बनेंगे जब नेगेटिव आयन जो है, ऋणायन जो है वो आसानी से बन जाए। और ऋणायन आसानी से कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाए, किसमें, ऋणायन जो बन रहा है उसके परमाणु में। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो रहा है तो ऊर्जा मुक्त ही होगी। तो यहां पर हम जो बात करेंगे ऊर्जा के मुक्त होने की ही बात करेंगे। यहां पर ऊर्जा अवशोषित होगी, A से A+ बनाने में ऊर्जा अवशोषित होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा थोड़ी बहुत चाहिए होगी। ठीक है बच्चों। तो ये A+ और B- आसानी से कैसे बनेंगे, आसानी से अगर इसकी आयनन ऊर्जा कम हो, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा की ही आवश्यकता हो तो A+ आसानी से बन जाएगा। और B- कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को ऐड होने पर ऊर्जा बहुत ज्यादा मुक्त हो, यानी कि B की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत ज्यादा हो तो B- आसानी से बन जाएगा। तो इसका मतलब आयनिक बंध या आयनिक यौगिक बनने के लिए फिजिबल कंडीशन क्या होगी, फिजिबल कंडीशन होगी कि एक परमाणु जो धनायन बना रहा है उसके लिए आयनन ऊर्जा तो होनी चाहिए कम, और B जो परमाणु ऋणायन बना रहा है यानी कि दूसरा वाला जो परमाणु है उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा है, ये दोनों जब आपस में बंध बनाएंगे तो आकर्षण बल लगेगा, यानी कि आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। और वो आकर्षण बल लगने पर जो ऊर्जा मुक्त हुई होगी और जालक का निर्माण होगा उसी को कहते हैं जालक ऊर्जा। यानी कि ये जालक ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सब हम किस में देखेंगे, आयनिक बंध में देखेंगे। तो एक एक करके हम पॉइंट वाइज देखते हैं। आयनिक बंध जिसको हम विद्युत संयोजक बंध भी बोलते हैं। विद्युत संयोजक क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो विपरीत आवेशों के मध्य लग रहा है जो कि प्योरली क्या है, आयन की फॉर्म में है। वह रासायनिक बंध जिसमें एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर पूर्णतया स्थानांतरित होकर बंध बनाते हैं।
आयनिक या विद्युत सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। अभी हमने ए बी जो बनाया था उसमें ए प्लस और बी माइनस जो बन रहा था, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है, बी जो परमाणु है उसमें। तो ए ने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, जिससे विपरीत आवेश बन रहे हैं और उनके मध्य एक बल लग रहा है, जिसको क्या कह रहे हैं, आयनिक बंध कह रहे हैं। विद्युत धनी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं विद्युत धनी परमाणु, अब क्योंकि उनकी धनावेश बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जो कि आवर्त सारणी में देखें तो सबसे बाईं तरफ होते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं वर्ग 1a से 3rd A तक के जो भी तत्व होते हैं उनको क्या कह रहे हैं हम, उनको जनरली उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, औरों के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसमें हम वर्ग 1a और 2nd A ले सकते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक वाले तत्व। तो एस ब्लॉक वाले जो तत्व हैं वो हम कहते हैं धातु आयन हैं, है ना। धातु आयन है तो इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वो विद्युत धनी होते हैं। जबकि विद्युत ऋणी कौन से होते हैं, सबसे राइट साइड में जो आते हैं आवर्त सारणी में, राइट साइड में अगर हम अक्रिय गैसेज को छोड़ दें, उससे पहले कौन आते हैं, हैलोजन्स आते हैं। हैलोजन से पहले ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की या ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो वो ऋणायन आसानी से बना लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जैसे 5a से 7a वर्ग वाले तत्व, जिसमें हम कौन से बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली। ठीक है बच्चों, धनायन तथा ऋणायन में स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। यानी कि एक तो A+ बनेगा और एक B- बनेगा, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, आयनिक बंध कह देते हैं। ठीक है, अब आयनिक बंध की प्रवृत्ति कब ज्यादा होगी, आयनिक बंध की प्रवृत्ति समानुपाती होगी विद्युत ऋणता में अंतर। विद्युत ऋणता में अंतर कैसे, कि जो धनायन बना रहा है उसकी विद्युत ऋणता और जो ऋणायन बना रहा है उसकी विद्युत ऋणता में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा उसमें आयनिक बंध की प्रवृत्ति होगी, जो कि हमने किस में देख लिया था, हमने पहले पढ़ लिया है जब सहसंयोजक बंध में आयनिक प्रवृत्ति हम पढ़ रहे थे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उसमें हमने देखा था। तो कह रहे थे कि विद्युत ऋणता में जितना ज्यादा अंतर होगा, यानी कि 1.7 से ज्यादा अगर अंतर था तो उसमें 50% से ज्यादा क्या थे, आयनिक गुण आ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये किसके समानुपाती हो गया, विद्युत ऋणता में अंतर। अब विद्युत ऋणता के लिए हम देखते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, यानी कि सबसे बायां जो तत्व है उसकी सबसे कम है और सबसे दाईं तरफ जो तत्व है उसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता है। तो जितना एक इधर वाला होगा और एक इधर वाला तत्व सबसे ज्यादा होगा, उनके बीच में विद्युत ऋणता में सबसे ज्यादा अंतर होंगे। तो धनायन तो हम इधर वाले ले रहे हैं और ऋणायन इधर वाले ले रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 1a एवं 7a वर्ग के तत्व सर्वाधिक आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि S ब्लॉक वाले हाइड्रोजन फैमिली की बात करें, हाइड्रोजन की फैमिली में जो भी तत्व आ रहे हैं S ब्लॉक में, वो फ्लोरीन फैमिली जो होती है, फ्लोरीन फैमिली के साथ जो तत्व हैं उनके साथ ज्यादा आयनिक बंध बनाएंगे, उनकी प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम बात करें Na कौन से वर्ग का तत्व है, फर्स्ट A वर्ग का तत्व है, यानी कि हाइड्रोजन वाले वर्ग में आता है। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन वाले वर्ग में आता है। हाइड्रोजन वाले वर्ग कौन सा होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किस में है, एस ब्लॉक में है, फर्स्ट ए वाले तत्व हैं। और अगर हम बात करें 17वें वर्ग में फ्लोरीन फैमिली जो है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, 7A के वर्ग वाले तत्व हैं। तो यहां पर हम क्लोरीन और सोडियम का एग्जांपल लें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s1, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कोष में 2s2 और 2p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 यानी कि इसके संयोजी कोष की बात करें, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कोष कौन सा है, 3s2 और 3p5, 3s2
3p5। अब यहां पे इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, और ग्रहण कहां से करेगा? सोडियम के पास संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो उसको निकाल दे तो ये खत्म हो जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, जिसमें इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अष्टक पूर्ण करने की कोशिश कौन करते थे? परमाणु करते थे। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला सोडियम से तो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस बन जाएगा, और क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन माइनस बन जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? इन दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। ये दोनों विपरीत आवेश हैं, इनके मध्य लगने वाले बल को क्या कह देंगे? रासायनिक आबंधन। और कौन सा बनेगा? वो आयनिक बंध बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें किसी आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो आवर्त सारणी में सबसे बाएं वाले तत्व को हमने क्या कहा? विद्युत धनी होते हैं, और दाएं वाले विद्युत ऋणी होते हैं। तो जितना ज्यादा बाईं तरफ होगा और विद्युत ऋणी तत्व जितना ज्यादा दाईं तरफ होगा, उनके बीच में गैप ज्यादा होगा, जिससे उनके बीच में विद्युत ऋणताओं में अंतर ज्यादा होगा, जिससे उसमें क्या आ जाएंगे? आयनिक गुण ज्यादा आ जाएंगे। तो यदि आवर्त सारणी में दो तत्वों के मध्य अधिक दूरी है, यानी कि उनके बीच में ज्यादा परमाणु आ गए हैं, तो बनने वाला बंध अधिक आयनिक होगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम और पोटेशियम इन दोनों के बीच में परमाणु ज्यादा आ गए तो क्या इनके बीच में आयनिक बंध बनेगा? ऐसे नहीं। हम बात कर रहे हैं धनायन और ऋणायन के बीच में जितने ज्यादा परमाणु होंगे उनमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होंगे। त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो है वो उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत संयोजकता कहलाती है। विद्युत संयोजकता कैसे? जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो संयोजकता कितनी हो गई? सोडियम की विद्युत संयोजकता हो गई 1। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था तो क्लोरीन की विद्युत संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स के लिए देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल MgO बनाया हमने। MgO कैसे बनता है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखेंगे तो उसके संयोजी कोष में यानी कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का अगर देखेंगे तो उसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि 2s2 2p4 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जबकि इसका 3s2। ठीक है। अब यहां पर देखें, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल दें तो इसका भी अष्टक देखो पूर्ण रहेगा, क्योंकि अंदर वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो Mg ने तो क्या किया? Mg ने तो कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Mg2+ बना लिया, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O2- बना लिया। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Mg की इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता कितनी आ गई? विद्युत संयोजकता आ गई 2। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसकी विद्युत संयोजकता कितनी आ गई? 2 आ गई। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। और एग्जांपल हम देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें CaCl2 बनता है। यहां पर कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कैल्शियम क्या बन जाता है? 2+ बन जाएगा, कैल्शियम 2+, क्योंकि इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्लोरीन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जबकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे। इसका मतलब दूसरी क्लोरीन और आएगी, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, और दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेंगी? क्लोरीन। तो कितनी क्लोरीन ग्रहण करेंगी? 2 क्लोरीन ग्रहण करेंगी। तो क्लोरीन ने 1 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्लोरीन की विद्युत संयोजकता 1 हो गई। 1 कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कैल्शियम की विद्युत संयोजकता कितनी आ गई? 2 आ जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम देखें, आकर्षण बल सभी दिशाओं में समान लगता है। आकर्षण बल की कोई दिशा नहीं है, दोनों के बीच में आकर्षण बल सभी दिशाओं में समान लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी कोई फिक्स दिशा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आयनिक बंध अदिशात्मक होते हैं, जबकि सहसंयोजक बंध के लिए हम कह रहे थे दिशात्मक होते हैं, और उनकी दिशा होती थी जहां से उनके कक्षक जो हैं आपस में अतिव्यापन कर रहे थे, उनके बीच में या नाभिकों के बीच में। इसलिए आयनिक बंध तो क्या हो गए? अदिशात्मक हो गए।
एक निश्चित त्रिविमीय संरचना बनती है। इनके आयनों के मध्य अगर हम बात करें, एक दोनों जो हमारे पास जितने भी परमाणु होंगे, धातु आयन होंगे, वो क्या होंगे, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे, तो एक जालक का निर्माण करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। यहां पर जैसे हम बात करें NaCl बन रहा था, तो NaCl एक निश्चित जालक का निर्माण करेगा, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। Na के परमाणु कहां हैं, वो फिक्स होंगे, Cl के परमाणु कहां हैं, वो फिक्स जगह होगी, उनके बीच की दूरी फिक्स होगी, तो एक जालक का निर्माण होगा। उसको क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि जनरली आयनिक बंध बनाने वाले यौगिक जो हैं वो कैसी अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं, क्रिस्टलीय अवस्था में रहेंगे, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टलीय जालक कह रहे हैं। एक मोल क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अगर एक मोल क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, उसमें ऊर्जा जितनी उत्सर्जित होगी उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को जालक ऊर्जा कह देते हैं। ठीक है, और ऊर्जा उत्सर्जित क्यों हो रही है, क्योंकि हमने बात की थी विपरीत आयन है, विपरीत आयनों के बीच में आकर्षण लगता है और आकर्षण बल में हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई, ये जालक ऊर्जा हो गई। और हम कह रहे थे कि आयनिक बंध बनने में कौन कौन से सहायक कारक हैं, कैसे आसानी से आयनिक बंध बनेगा, आयनिक यौगिक बनेगा, तो उसमें ये निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से, एक हमने देखा था आयनन ऊर्जा जो कि कम होनी चाहिए थी, एक हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि ज्यादा होनी चाहिए थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल ज्यादा लगना चाहिए था। एक जालक ऊर्जा के बारे में देख रहे थे जो भी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये सब ही अब कारक हम पढ़ेंगे। अब आयनन ऊर्जा के बारे में बात करें तो आयनन ऊर्जा क्या थी, हमने देखा था विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता थी उसी को क्या कह रहे थे हम, उसी को आयनन ऊर्जा कह रहे थे। तो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को हटाकर धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कह रहे हैं, आयनन ऊर्जा कह रहे हैं। और ये ऊर्जा जनरली क्या होती है, अवशोषित होती है। अवशोषित होने का मतलब क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक से बंधा था, चाहे वो लूजली बाउंडेड हो, लेकिन उसको हटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब अगर हम ये किसकी बात कर रहे हैं, आयनन ऊर्जा किसके लिए देख रहे हैं, धनायन के लिए देख रहे हैं। ऋणायन के लिए हम क्या देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो कम आयनन ऊर्जा अगर होगी तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। उदाहरण के लिए हम बात करें Na+, Mg2+ और Al3+, तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो अष्टक पूर्ण हो जाएगा उसका, जबकि Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो Mg के लिए थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। Al से Al3+ बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। Al से Al3+ बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इसके लिए ज्यादा ऊर्जा किसकी आवश्यकता होगी, Al से Al3+ बनाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब Al3+ के लिए धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्या देख रहे हैं हम, धनायन बनाने की प्रवृत्ति का क्रम देख रहे हैं। ऐसे ही हम बात करें एक वर्ग में बात करें, जैसे हमारे पास 1s वाला ग्रुप जो था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस नाभिक से बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होता जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि आयनन ऊर्जा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और अगर आयनन ऊर्जा कम होती जा रही है तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, यानी कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ज्यादा होगी, आयनन ऊर्जा कम होती जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम देख सकते हैं कि लिथियम में धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम, उससे ज्यादा सोडियम में, उससे ज्यादा पोटेशियम में, उससे ज्यादा रुबिडियम में और उससे ज्यादा सीजियम आयन में। ठीक है बच्चों, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति का क्रम हमने देख लिया। इसके बाद में ऋणायन के लिए हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आकर्षण ज्यादा लगना चाहिए था। तो विलगित गैसीय परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही थी उसको हम क्या बोल रहे थे,
इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर ऋणायन बनाने में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को ही क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहे थे। और यहां पर उत्सर्जित ऊर्जा की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऊर्जा अवशोषित होगी तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और ऐड नहीं होना चाहेगा तो वो आयनिक यौगिक बनाएगा ही नहीं। यहां पे हम आयनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो जनरली हम उन्हीं की बात करेंगे जहां पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन किसकी ज्यादा थी, हमने कहा था जब इलेक्ट्रॉन बंधुता हमने पढ़ी थी तो हम क्या कह रहे थे कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज्यादा उसके थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट की क्या थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा थी। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन से ज्यादा थी क्लोरीन की। लेकिन हम कह रहे थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है, तो इसके बाद में वो कम होती जा रही थी। ब्रोमीन की क्लोरीन से कम और ब्रोमीन से कम आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्यों? क्योंकि नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है संयोजी कोश की। यहां पर ये एक्सेप्शन जो था वो हमने देख लिया था पिछले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा जो क्रम है वो क्या आ जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है, फिर उसके बाद में फ्लोरीन की है, फिर उसके बाद में ब्रोमीन की है, उसके बाद में आयोडीन की है। तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसे ही हम बात करें, ये तो हमने किस में देख लिया, वर्ग में देख लिया। आवर्त की बात करें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो उसकी ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, उसके कंपेरिजन में ऑक्सीजन की उससे कम होगी और नाइट्रोजन की उससे भी कम होगी। ठीक है, तो ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करें जालक ऊर्जा की, तो जालक ऊर्जा क्या थी कि 1 मोल जालक बनाने पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही थी उसी को क्या कह रहे थे, जालक ऊर्जा। ऊर्जा उत्सर्जित होती है यहां पे, अगर उत्सर्जित नहीं होगी तो जालक बनेगा ही नहीं इजीली। तो इसका मतलब हम उत्सर्जित ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं। 1 मोल क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को क्या कह रहे हैं, जालक ऊर्जा कह रहे हैं। तो उच्च होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो उच्च जालक ऊर्जा होगी तो आयनिक यौगिक का अधिक स्थायित्व होगा, या फिर कहें आयनिक यौगिक की दृढ़ता ज्यादा होगी। ठीक है, तो उच्च होनी चाहिए जालक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा होनी चाहिए कम, और इलेक्ट्रॉन बंधुता होनी चाहिए ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करें ऊर्जा में होने वाली कुल कमी, तो ऊर्जा में होने वाली कुल कमी जो है वो बनने के दौरान ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, तो ही क्या होगा, वो जालक आसानी से बनेगा। ओवरऑल मिलाकर, कुल मिलाकर क्या होनी चाहिए, ऊर्जा उत्सर्जित होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ऊर्जा में परिवर्तन हम जो है निम्न पदों से देख सकते हैं। किसी भी आयनिक यौगिक के लिए हम देख सकते हैं कि ए बी कोई यौगिक है जिसमें ए तो क्या बना रहा है, धनायन बना रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं, आयनन ऊर्जा, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी जो है वो ऋणायन बनाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, ई ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर कहें इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। थर्ड जो है A प्लस जो है उसका गैसीय आयन और B माइनस का गैसीय आयन जब पास पास आएंगे तो सॉलिड बनाएंगे, ठोस बनाएंगे, जालक बनाएंगे, क्रिस्टलीय जालक। उस दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसको हम क्या कह रहे हैं, लैटिस एनर्जी Le, यानी कि ये क्या है, जालक ऊर्जा। तो इनको कुल मिलाकर हम इन पदों में व्यवस्थित कर सकते हैं, और इन टोटल, इन सबको मिलाकर अगर देखें तो टोटल मिलाकर ऊर्जा ओवरऑल उत्सर्जित होनी चाहिए। देखो यहां पर तो ऊर्जा क्या है, अवशोषित हो रही है, ऊर्जा अवशोषित हो रही है। इसमें हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और इसमें भी हम कह रहे हैं उत्सर्जित होगी। तो इसका मतलब ओवरऑल मिलाकर क्या होनी चाहिए, इस अवशोषित ऊर्जा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, ये उत्सर्जित ऊर्जा होनी चाहिए। तो आसानी से क्या बन जाएगा, जालक बन जाएगा। आयनिक यौगिक बनने की सुगमता के लिए क्या होनी चाहिए भाई, आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, और जालक ऊर्जा भी ज्यादा होनी चाहिए। तो आसानी से क्या बन जाएगा, आयनिक यौगिक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए हम देखें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है वो कौन कौन से पदों में बनता है। NaCl बनाने के लिए, कोई भी यौगिक जो है वो बनाने के लिए हम अगर देखें, जैसे हमें AB बनाना है, तो AB बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉन हैबर साइकिल है, बॉन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कि कौन कौन से पदों में
ये जो यौगिक है वो बन रहा होगा, उसमें अलग अलग पद में अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता थी। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि जैसे ये ए है, ए बी जो है वो ए प्लस बी को मिलाकर बना होगा, ए प्लस बी से मिलकर बना होगा। मान लेते हैं कि ये ठोस या गैस जिस भी अवस्था में है वो लिख दी हमने, ये मान लेते हैं कि ये ठोस अवस्था में था, मूल अवस्था में, यहां पर ए बी बन गया। तो यहां पर जो बनने के दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई उसको हम कह रहे हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन, यानी कि उसके संभवन की ऊर्जा। लेकिन ये क्या सीधे की सीधे बन रही है? नहीं बन रही है ना सीधे। पहले यहां से धनायन और ऋणायन बनेंगे, और धनायन और ऋणायन बनाने के लिए पहले हम क्या कह रहे थे, गैसीय परमाणु लेने चाहिए थे। तो अगर वो गैस में नहीं है तो उसको गैस में बदलेंगे। गैस में बदलने के लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा लगेगी। भाई ठोस है तो ठोस को गैस में बदलने के लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए तो क्या बन रहा है, ए प्लस बना रहा है, और बी जो है वो बी माइनस बना रहा है। तो यहां पर ये ऑलरेडी गैसीय परमाणु है। अब इससे ए प्लस बनाने के लिए जो ऊर्जा उत्सर्जित, ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच आयनाइजेशन। कौन सी होगी, या फिर हम कह दें आईई, आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये गैसीय है तो ये गैसीय ही रहेगा। अब बी माइनस बनना चाहिए था। बी माइनस बनाने के लिए हमने क्या कह रहे थे कि गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी उसी को क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहे थे। तो पहले इसको गैसीय में बदलना होगा, बी को गैसीय में बदलना होगा। तो गैसीय में बदलने के लिए ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा। फिर बी गैसीय से क्या बना रहे हैं, बी माइनस बना रहे हैं गैसीय। ठीक है बच्चों। अब ये ए और बी मिलकर गैसीय आयन मिलकर ठोस आयन का निर्माण, ठोस क्या बनाए, ठोस अणु का निर्माण बना रहे हैं या फिर जालक का निर्माण बना रहे हैं। तो वहां पर एनर्जी जो मुक्त होगी उसको हम क्या कह रहे हैं, एल ई, लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। तो यहां पर ये क्या है, अब ये संवहन की जो ऊर्जा है, फॉर्मेशन में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो इन सब ऊर्जाओं को मिलाकर क्या होगी, बराबर होगी। ये और ये बाकी सब की ऊर्जाओं का मान बराबर होगा। तो इसको एग्जांपल के तौर पर हम कैसे, NaCl वाले एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। NaCl के लिए सबसे पहले क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन लेंगे। अब सोडियम क्या है, सोडियम तो धातु है यानी कि ठोस अवस्था में रहेगी। ठोस अवस्था को गैस में बदलने के लिए पहले क्या चाहिए, उसकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा चाहिए, जो कि कितनी है, 108.7 किलोजूल पर मोल। तो ये तो क्या हो गई इसकी ऊर्ध्वपातन, यानी कि गैसीय परमाणु में हमने बदल लिया। अब गैसीय परमाणु से हम क्या बनाना है, इसका आयन भी बनाना है। आयन बनाने के लिए कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वहां पर हम देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतनी ऊर्जा की 493.8 किलोजूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। दो ऊर्जा हमने दे दी। अब क्लोरीन के लिए बात करें तो क्लोरीन कौन सी फॉर्म में है, क्लोरीन Cl2 गैस की फॉर्म में है। अब ये तो गैसीय ऑलरेडी है लेकिन आणविक फॉर्म में है, इसको परमाणु फॉर्म में बनाना है। यानी कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बंध है, इस बंध को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उसी को क्या कह रहे हैं, वियोजन ऊर्जा कह रहे हैं। और ये वियोजन ऊर्जा जो है, क्लोरीन अणु को परमाणु में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि 120.9 किलोजूल प्रति मोल हमें मिल गई। अभी 3 प्रकार की ऊर्जाएं हमने देख ली। आगे अब ये क्लोरीन परमाणु बन गया, अब इससे क्या बनाना है, क्लोराइड आयन बनाना है, Cl माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी देखनी पड़ेगी। तो गैसीय क्लोरीन परमाणु का क्लोराइड आयन में परिवर्तन देखेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी। यहां पर अगर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो उसमें से निकल रही है, निकल रही है मतलब उत्सर्जित हो रही है। और प्लस का साइन है तो ऊर्जा अवशोषित हो रही है या फिर कहें ऐड हो रही है। प्लस का साइन है तो ऐड हो रही है। तो यहां पर कितनी उत्सर्जित होती है ऊर्जा, 379.5 किलोजूल पर मोल। उसके बाद में अब Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस दोनों आयन बन गए हैं। अब इन दोनों आयनों को जब पास लाएंगे, दोनों गैसीय हैं, गैसीय आयनों को जब पास लाते हैं और उससे क्रिस्टल बनता है तो उसी को कहते हैं जालक ऊर्जा। तो जब सोडियम और क्लोराइड आयन से NaCl का निर्माण होता है, जिसका मतलब क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है, तो कौन सी ऊर्जा है, ये जालक ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जो कि कितनी है और उत्सर्जित हो रही है क्योंकि माइनस का साइन है। उत्सर्जित कितनी हो रही है, 754.8 किलोजूल प्रति मोल।
अब ये तो हमने अलग अलग पदों में देख लिया, जैसे AB के लिए हमने चार्ट बनाया था, बॉन हेबर साइकिल बनाया था, वो अलग अलग पदों में देख लिया। लेकिन हमने समवन वाली ऊर्जा कौन सी थी? समवन वाली ऊर्जा कौन सी हो जाएगी NaCl के लिए? Na जो है वो उसकी मूल अवस्था क्या है? Na की ठोस अवस्था है। उससे क्लोरीन अगर क्लोराइड अवस्था में होती है, मूल अवस्था वाले लेते हैं, मूल अवस्था गैसीय अवस्था में है और किस में मिलती है? ये क्लोरीन अणु में मिलती है। अब क्लोरीन अणु हमें कितना चाहिए था? एक NaCl बनेगा, जो कौन सा? ठोस जालक बनेगा। यहां पर एक क्लोरीन हमें चाहिए, यहां पर 2 क्लोरीन है, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे? आधे से गुणा कर देंगे, आधा अणु ले लेंगे। ये मतलब अपनी मूल अवस्था से क्या बन रहे हैं? NaCl बन रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? समवन की ऊर्जा या समवन एंथैल्पी, डेल्टा H फॉर्मेशन। ठीक है, तो NaCl के लिए डेल्टा H फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगी? Na प्लस हाफ Cl2, ये क्या बना लेगा? NaCl ठोस बना लेगा। इसके लिए एंथैल्पी जो है वो कितनी होगी? -410.9 किलो जूल पर मोल। ये कौन सी ऊर्जा है? समवन की ऊर्जा। अब समवन ऊर्जा क्या होगी? हमने क्या बात की थी जब बॉन हाइबर साइकिल हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? बॉन हाइबर साइकिल देखें, बॉन हाइबर साइकिल में हमने देखा था कि AB जो था वो AB बना रहा है, ये मूल अवस्थाएं हमने लिख दी थी। ये जो एंथैल्पी है डेल्टा HF जो है, डेल्टा HF बराबर आएगी बाकी सभी ऊर्जाओं के योग के। जैसे इसमें क्या आ गई? आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, प्लस सब्लिमेशन एनर्जी आ गई, डेल्टा H सब्लिमेशन, प्लस इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई? ये डेल्टा HEG यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या आ गई? डेल्टा HEG, प्लस लैटिस एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा। ये सभी ऊर्जाओं का योग होगी क्या? संवहन की ऊर्जा। तो ये NaCl के लिए कितना आया? NaCl के लिए सभी ऊर्जाओं को हम ऐड करें तो किसके बराबर आनी चाहिए थी? ये आनी चाहिए थी संवहन की ऊर्जा के बराबर। तो कैसे निकालते हैं? डेल्टा H, ये तो क्या थी? उसके सब्लिमेशन की एनर्जी। Na को अगर उसके गैसीय अणु में, परमाणु में बदल रहे थे तो कितनी आ रही थी? 108.7 जूल। पीछे जो अभी हमने सारी स्टेप किए उन्हीं को ऐड कर रहे हैं। फिर हम उससे क्या बना रहे थे? Na प्लस आयन बना रहे थे, जो कितनी एनर्जी अवशोषित हो रही थी? प्लस में अवशोषित हो रही थी। फिर क्या कर रहे थे हम? Cl2 को Cl में बदल रहे थे, यानी कि उसके बंध को तोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता थी, मतलब वो भी अवशोषित हो रही थी, तो वो भी प्लस वाली कितनी? 120.9 किलो जूल पर मोल। फिर हम देख रहे थे क्लोरीन से क्लोरीन माइनस आयन बनाना, उसमें ऊर्जा क्या हो रही थी? उत्सर्जित हो रही थी, यानी कि माइनस वाली। तो ये माइनस वाली हमने यहां पर ऐड कर दी। उसके बाद में जालक ऊर्जा भी उत्सर्जित हो रही थी, जो कितनी थी? -754.8 किलो जूल पर मोल। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 410.9 किलो जूल पर मोल आएगा। कितना आएगा? माइनस का 410.9 किलो जूल पर मोल, जो किसके बराबर आ रहा है? ये इसी संवहन ऊर्जा के बराबर आ रहा है। तो इसके लिए ये सभी ऊर्जाओं का मान ज्ञात करने के लिए किसने? बॉर्न नाम के साइंटिस्ट ने एक साइकिल दिया, बॉर्न हेबर साइकिल जिसको बोलते हैं। तो उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? Na ठोस जो है उसमें हाफ Cl2 ऐड करेंगे, क्योंकि ये मूल अवस्था में सोडियम जो है वो ठोस अवस्था में है, क्लोरीन जो है वो गैसीय अवस्था में। उससे NaCl क्या बन गया? ठोस बन गया। Na से Na क्या बनाएंगे? ये ठोस अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में लाने के लिए क्या कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? उसकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा की या सब्लिमेशन एनर्जी की। ठीक है, अब Na से Na प्लस बनाना था, यानी कि कौन सी ऊष्मा? आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको IE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Na प्लस बन गया, ये Na का तो काम अलग हो गया। अब क्लोरीन की बात करते हैं। Cl2 से Cl बनाना था, तो उसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बंध वियोजन ऊर्जा की बात करेंगे। उसके बाद में Cl से Cl माइनस बनाना था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहाँ पे कौन सी आ गई? इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इन दोनों गैसीय आयनों के पास जाने पर जो ठोस क्रिस्टल बनेगा उसी को क्या कह रहे थे? लैटिस एनर्जी। तो यहां पर क्या कहेंगे? डेल्टा फॉर्मेशन की एंथैल्पी जो है वो बराबर हो जाएगी किसके? डेल्टा सब्लिमेशन एंथैल्पी के, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी किसकी? क्लोरीन के एक
एक बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता थी। फिर उसके बाद में डेल्टा एच ईजी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और लास्ट में क्या आ रहा था, लेटिस एनर्जी। तो ये किसने दिया था, बॉन हैबर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है बच्चों, बॉन और हैबर नाम के साइंटिस्ट ने ये साइकिल दिया था। इससे हम किसी भी ठोस जालक के लिए क्या निकाल सकते हैं, उसके संवहन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।